एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए, जब हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ज्योग्राफी का विषय है। और आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो ज्योग्राफी में होना चाहिए था, ये पॉलिटिकल साइंस में क्यों है ये टॉपिक। लेकिन सच तो ये है कि इन्वायरमेंट का जो मुद्दा है, ये जो इश्यू है, ये हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। और आज जिस तरीके से इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, तो इस विषय पर सोचना सभी के लिए जरूरी है। तो इसलिए इस विषय को जो है सभी विषयों के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, आप जो इसको साइंस वाले भी पढ़ेंगे, इसको कॉमर्स के साथ भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में जो इन्वायरमेंट का जो कंसर्न है वो इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि इसको जो टैकल किया जाना है, कौन इसको टैकल करेगा? गवर्नमेंट के लेवल पर इसको जो है टैकल किया जाएगा। जो भी डिसीजन होंगे गवर्नमेंट के द्वारा होंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मीन्स नेशन स्टेट, जो राष्ट्रों की जो सरकारें हैं, वो इसमें डिसीजन लेंगी। क्योंकि ये एक देश से जुड़ा हुआ कंसर्न नहीं है। ये इश्यू जो है एक देश का इश्यू नहीं है ये। ठीक है, ये ग्लोबल इश्यू है। तो इसमें जो राष्ट्र की जो सरकारें हैं वो इसमें डिसीजन लेंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो इश्यू है, ये इस तरीके से इसमें डिसीजन लेने के लिए सभी को साथ आने की इसमें ज़रूरत है। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी इस इशू को जो है टैकल कर सकती है। ठीक है, उन्हें ही इसके बारे में डिसीजन लेना होगा। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये ग्लोबल इश्यू है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या है। ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये आपके सिलेबस में ये ऐड किए गए हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। और इस इश्यू को टैकल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर, या कहें कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, किन किन इश्यूज़ को लेकर नेशंस के बीच सहमति है, असहमति है, क्या समस्याएं हैं, नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और नेचुरल रिसोर्सेज और उनके कंजर्वेशन के बारे में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ के बीच में, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंसर्न ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स इज डिक्रीजिंग द कल्टिवेबल एरिया। कल्टिवेबल एरिया या एग्रीकल्चर लैंड जो डे बाई डे श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और एग्रीकल्चर लैंड रेजिडेंशियल लैंड में जो है कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से पिछले 5 सालों में 182.39 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी है। इस ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर पर्पज जैसे बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे के लिए यूज किया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड अपनी फर्टिलिटी खो रही है। तो इन सभी वजहों से जो है फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसके अलावा ग्रास लैंड भी डिक्रीज हो रही है, जिससे कैटल्स के फूड को लेकर भी प्रॉब्लम सामने आ रही है। और फिशरीज, जो मत्स्य भंडार हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज रिजल्टेड इन नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अंडरग्राउंड वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है और अब पीने के लायक नहीं रह गया है। भारत में ही अगर हम देखें तो ज़्यादातर नदियाँ तो सूख चुकी हैं, फिर उनका पानी पीने के लायक नहीं रह गया है। गंगा, यमुना सभी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, इनका पानी भी पीने के लायक नहीं बचा है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 10 में से 3 लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता है और 10 में से 6 लोगों को सैनिटेशन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि पानी जो है सभी के लिए ज़रूरी है। इसके बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंसर्न इज डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट्स। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, जिससे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का जो संतुलन चक्र है वो बिगड़ गया है। अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। करीब 18 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट को प्रति वर्ष काटा जा रहा है, मतलब पनामा कंट्री क्षेत्रफल के बराबर प्रत्येक वर्ष वन काटे जा रहे हैं।
इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, वर्षा का चक्र जो है वो गड़बड़ा गया है, मतलब मल्टीपल चैलेंजेस जो है हमको उनका सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तथा ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण ओजोन लेयर पर इफेक्ट पड़ रहा है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ओजोन लेयर पर पड़ रहा है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन इन कोस्टल एरियाज। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण कोस्टल एरिया देखेंगे, समुद्र तटीय क्षेत्र पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल, समुद्र से तेल निकालने की जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से भी कोस्टल एरिया जो है पॉल्यूटेड हुआ है, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जीव, मछलियां मर रही हैं। सो दीज आर द इश्यूज कंसर्न द ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस देम फुली। तो ये सभी ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें जो है कोई एक सिंगल गवर्नमेंट टैकल नहीं कर सकती है, तो इसी के साथ ही ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाते हैं। इन सभी इश्यूज़ को टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा काफ़ी स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। 1992 में अर्थ समिट हुई, जिसमें 170 देशों ने हिस्सा लिया। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है, और भी काफ़ी स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन इन सब के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में ये ऐड किए गए हैं। हालांकि इनका सीधा कंसर्न जो है वो इन्वायरमेंट से ही है, और ये पहले भी आपके सिलेबस का पार्ट थे, लेकिन सीधे तौर पर नहीं थे। बट अब आपके सिलेबस में इन्हें ऐड किया गया, तो इनका मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है क्या। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है क्या? पिछले कुछ दशकों में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये कब शुरू हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद NO2, मीथेन, N2O, CFC, इन सभी गैसेस की मात्रा बढ़ी है। तो ये सभी गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। 1880 के बाद, मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है अर्थ का, जबकि 1880 से पहले ये सिर्फ 0.15 डिग्री सेल्सियस था। और 1970 के दशक के बाद तो इसमें तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आया है। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक सबसेट है क्लाइमेट चेंज का, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि मेजरली क्लाइमेट चेंज के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, बट ग्लोबल वार्मिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ में जो ब्रॉडर चेंजेस हुए हैं, जैसे ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका की आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, तो इन सब वजहों से सी लेवल अप हो रहा है। सी लेवल अप होने की वजह से समुद्र के आसपास के जो द्वीप है उनके डूबने का खतरा बहुत बढ़ गया है। मालदीव जैसे जो छोटे द्वीपीय जो देश हैं, छोटे देश हैं, उनके वो डूबने के कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा बाढ़, सूखा, बारिश, इनमें अनियमितता इनमें जो है देखी जा रही है। ठीक है, इन सबसे परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये कुछ ब्रॉडर चेंजेस देखने में आ रहे हैं। तो इन्हीं चेंजेस को ब्रॉड लेवल पर तथा लॉन्ग पीरियड में जो होने वाले चेंजेस हैं, इनको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। और इन सभी चेंजेस की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेस क्या क्या हैं। कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मेजर जो कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए,
लेकिन अगर हमें इसका मैकेनिज्म समझना है तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अर्थ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो नेचुरली हो रहा था। सो इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस डेट वार्म्स अर्थ सरफेस। एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ सरफेस को वार्म करता है। अगर ये ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब सन की एनर्जी अर्थ पर पहुंचती है तो कुछ जो एनर्जी है सन की, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, एंड कुछ एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है एटमॉस्फेयर में। कौन इसको ऑब्जर्व करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़रूरी हैं अर्थ को वार्म रखने के लिए। ये किस तरीके से काम करता है या आप एक क्लिप ऐसे आप समझ सकते हैं। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, ओजोन तथा CFC, ये सभी गैसेस इसमें होती है। तो इन गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर वार्म रहता है। अदरवाइज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ना हो तो टेम्परेचर क्या है, माइनस में चला जाएगा। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 280 ppm थी, पार्ट्स पर मिलियन, जो कि 2013 में नासा के अकॉर्डिंग ये बढ़कर 400 ppm हो गई। और 2017 में तो ये 410 पार्ट्स पर मिलियन ppm तक पहुंच चुकी थी। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा, इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो 2035 में ये 450 ppm हो जाएगा, 450। तो आप समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है उसका क्या होगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारा एनवायरनमेंट का क्या होगा। ठीक है, और ये सब क्यों हो रहा है, सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, उसके में जो गैसेज हैं और उसके लिए हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल है 95%। अभी तक हमने देखा किस प्रकार इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मेजर्स स्टेप्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो उठाए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा है इसमें, और इन मेजर्स को लेकर कंट्रीज़ के बीच क्या मतभेद हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे बड़ा स्टेप था वो था रियो कॉन्फ्रेंस, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस अर्थ समिट में 3 चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी। तो पहला था क्लाइमेट चेंज, जिसको टैकल करने के लिए बना UNFCCC। दूसरा था बायोडाइवर्सिटी, जिसको टैकल करने के लिए बना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके लिए एजेंडा 21 आया। तो इन 3 इश्यूज पर जो है बातचीत हुई थी वहाँ पर रियो कॉन्फ्रेंस में। 92 में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या बना था? UNFCCC, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1994 में ये लागू हुआ। और इसको 197 कंट्रीज इस कन्वेंशन को रेक्टिफाइड कर चुकी हैं। मतलब जितनी भी कंट्रियां वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो सभी इसको रेक्टिफाइड
कर चुकी है। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UN से बड़ा सिंपल है, आप इसको बड़े सिंपल लिए आप इसको याद रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन, UN से बनेगा यूनाइटेड नेशन, FC से फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज, CC से जो क्लाइमेट चेंज, और बीच का थोड़ा याद कर लीजिएगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो ये बड़ा ईजी है। UNFCCC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमोसफेयर। जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है एटमोसफेयर में, उसको कम करना या उसको स्टेबल करना, ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको रोका जा सके। अब हम देखते हैं इसके इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या है। देखिए, यूएनएफसीसी की हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? कॉप, COP। और कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP। और पार्टीज का क्या मतलब है यहाँ पर? मेंबर कंट्रीज। पार्टीज क्या है? कंट्रीज। मतलब कंट्रीज मिलकर हर वर्ष एक कॉन्फ्रेंस करेंगी, एनुअली एक सेशन होगा, इसमें सभी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी, और इसी को जो है सुप्रीम बॉडी या हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बोला गया है। मतलब जो कॉन्फ्रेंस होगी साल में एक बार, वो इसके जो है डिसीजन लेंगी, और उस कॉन्फ्रेंस में सभी कंट्रियां जो है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियां इसके मेंबर कंट्री हैं, वो सभी पार्टिसिपेट करेंगी। क्योटो प्रोटोकॉल, COP3। COP के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हर वर्ष पार्टीज या कंट्रीज के होने वाली कॉन्फ्रेंस, मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। अब COP3 क्या है? ये थर्ड कॉन्फ्रेंस, इसलिए COP3। मतलब COP3 के बाद जैसे और कॉन्फ्रेंस हुई, COP4, उसके बाद COP5, COP6, इस तरीके से। एंड क्योटो क्या है? ये जापान में एक प्लेस है, मतलब जापान के क्योटो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, COP3। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, जापान में, ऑन 11 दिसंबर 1997। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेक्टिफिकेशन प्रोसेस था, तो ये इसलिए ये लागू हुआ कब? 16 फरवरी 2005 में, और अडॉप्ट कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, बट केम इनटू फोर्स इन 2005। क्योटो प्रोटोकॉल मेजरली क्या कहता है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने एमिशंस कट करने हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके एमिशंस को कम करना है। तो कब तक कम करना है? 2008 से लेकर 12 तक कम करना है। तो ये बेसिकली फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था। तो उसमें डेवलप कंट्रीज को बताना है कि वो कितना इमिशंस कट करने के लिए कमिटमेंट कर रही हैं। तो ये फर्स्ट कमिटमेंट था 2008 से लेकर 12 तक का, जिसमें इमिशंस का कट डाउन का जो टारगेट था वो रखा गया था 5%। एंड सेकंड कमिटमेंट पीरियड वाज 2013 टू 2020, जिसमें टारगेट रखा गया था 18%। तो शॉर्ट में कहें, क्योटो प्रोटोकॉल इज व्हाट ऑपरेशनलाइज द कन्वेंशन। कौन से कन्वेंशन को ऑपरेशनलाइज किया है इसमें? UNFCCC, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मेजर क्या है? मेजर ये चीज़ है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, या कहें कि डेवलप कंट्रीज को अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना है या उनको स्टेबलाइज करना है। देखिए, कम करना एक बात है और स्टेबलाइज करना दूसरी बात है। स्टेबलाइज का मतलब है कि आप इमिशंस को और नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद उसको इवेंचुअली फिर जो है कम करना। ठीक है, तो UNFCCC और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है? देखिए, UNFCCC एक कन्वेंशन है
जो ये कहता है कि इमिशंस कम होनी चाहिए, कार्बन उत्सर्जन जो है उनमें कमी होनी चाहिए। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये डेवलप कंट्रीज पर जो है फोर्सफुली अप्लाई होता है कि उनको इतने % कट करना ही है। तो ये क्या है, एक ऑपरेशनलाइज है ये प्रोसेस, ये फोर्सफुली है जो क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात की। इसके अलावा समिट, UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल कॉमन्स, CBDR एंड इंडियाज स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। थैंक्स, बाय बाय।